नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आइए सबसे पहले मिलते हैं अपने चिर परिचित मेहमान, विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी से, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। धन्यवाद मेनका जी, आपका भी अभिनंदन। आनंद। मित्रों, सबसे पहले तो हम अपने विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी के बारे में ये बताना चाहेंगे, जो कि आपको पहले से भी मालूम होगा, कि जब ये हमें कुछ बताते हैं या बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं। जब लिखते हैं तो धारा प्रवाह लिखते हैं। ये तो एक बड़ी साधारण सी बात हो गई, लेकिन उससे ज्यादा खास बात जो है, जब ये लिखते हैं, धारा प्रवाह लिखते हैं, तो पाठक भी उनको धारा प्रवाह ही पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें एक खास बात क्या है, तो आप खुद सोचिए कि क्या सारे आर्टिकल्स, सारे निबंध, सारे कविताएं या कहानियां हम धारा प्रवाह पढ़ते हैं? जिनको पढ़ने का ऐसा मन करे, ये बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, जिसको कहते हैं एक सांस में पढ़ना। जब मैंने ये चीज नोटिस की, तो मेरे मन में ये विचार जरूर आया कि क्यों ना अपने विद्वान मित्र से ही पूछा जाए, ये धारा प्रवाह लिखना क्या कुछ अलग सा होता है? यानी अलग तो होता ही होगा, तभी तो हम धारा प्रवाह पढ़ते हैं। तो गौतम जी, बताइए कि क्या सचमुच ये धारा प्रवाह लिखना, जिसमें पाठक उसको धारा प्रवाह ही पढ़े, डूब कर पढ़े, उसके साथ साथ पढ़े, ऐसा पढ़े जैसे लगे कि वो लिखता भी जा रहा है, ये क्या खास बात होती है ऐसे लिखने में? इसको मैं बताऊं, उससे पहले मैं आपसे एक सूचना चाहूंगा। जी। उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ, सूचना बताइए। ये है हम्म। कि अभी जो आपने एक भूमिका बनाई, विषय की स्थापना की, जिसको हमारे यहाँ अच्छी भाषा में कहा जाता है विषय का परिवर्तन किया, हम्म। ये इतना प्रिसाइज, इतना धारा कैसे हो? पता नहीं, शायद भगवान ऐसा कुछ कर देते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि अगला सेंटेंस, अगला वाक्य हम कौन सा बोलने जाएंगे। हाँ, विषय जरूर दिमाग में रहता है कि इस विषय पे बात करनी है। बहुत सारी जिज्ञासाएं पहले से मन में रहती हैं, तो विषय हम चुन लेते हैं। तो उसमें हम कैसे बोलते हैं, ये तो खुद शायद हम नहीं बता सकते हैं। क्या इसमें प्रतिभा की भूमिका है, इंटेलिजेंस, या इसमें अभ्यास की भूमिका है, या इसमें शब्द चयन की भूमिका है, या भाषा सूचना साहित्य बहुत पढ़े लिखे की भूमिका है? इसको अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई जूस है, जूस में बहुत चीजें डाली गई है, उसमें थोड़ी सी खटाई भी है, थोड़ी मीठी चीज भी है, थोड़ी नमकीन चीज भी है, थोड़ा सा हल्का स्पाइसी भी है, बहुत कुछ है। तो फाइनली जो जूस बना, उसको पीने के बाद ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि कौन सी चीज हम अलग अलग करके पी के बता रहे हैं कि ये चीज ये है, ये चीज ये है। हाँ, उसमें कोई चीज अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए, कम मात्रा में हो जाए, तो ही बताई जा सकती है। ये गौर करने की बात है कि अगर सब कुछ सही अनुपात में पड़ा है, तो ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि उसमें नमक वाला हिस्सा कौन कौन सा है, और खट्टा वाला कैसे है, मीठा वाला कैसे है। तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है जब सभी समानुपात या युगपत ढंग से एक जैसा पड़ता है। तो ये जो एक जैसा को पाने के लिए ही शायद लोग अभ्यास करते हैं कि कोई भी चीज डिस्टिंग्विश ना हो, ये ना लगे कि ये बहुत सारा साहित्य पढ़ा है इसलिए है, या बहुत बोलता है इसलिए है, या इसकी भाषा पर या शब्दों पर कमांड इसलिए है, या मौन है इसलिए है, या बहुत सारी सूचनाएं दी गई इसलिए है, या तथ्य नहीं है भाषा से भरमाया गया है इसलिए है ना? तो अगर डिस्टिंग्विश हो ही गया, तब तो वो कमी हो गई ना। तो डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है और अच्छा लग रहा है, ये मुझे लगता है कि उसका फाइनल ट्रीटमेंट है। और जब डिस्टिंग्विश हो नहीं रहा है, तो कोई कैसे बताए किस वजह से धारा का प्रवाह बनता है? क्योंकि जब प्रभाव बन गया, तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। मैंने उदाहरण देके बताया उसमें। इस बात को हम, जैसे कि लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं मैं किसी बात को बहुत सीरियस कर देता हूँ, तो मैं एक बार फिर सीरियसनेस की ओर ले चलता हूँ। क्या करे, स्वभाव से मजबूर है। उत्तर तो मैं दे चुका कि डिस्टिंग्विश करना
मुश्किल डिस्टिंग्विश अगर कर लिया तो वो उसकी वीकनेस। तो आगे की बात यह है कि जब एक समय में बालकृष्ण दोषी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है हमारे देश के, और एम एफ हुसैन का नाम लोग जानते ही हैं, तो दोनों ने मिलके अहमदाबाद में एक गुफा बनाई। गुफा बोलते ही आजकल के लोग समझते हैं कि जहाँ जो शेर वेर रहते होंगे या जहाँ लोग तपस्या करते हैं, वास्तव में गुफा उसको कहते हैं जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और वो जरूरी नहीं कि पहाड़ों पर ही। जैसे कि मैंने कहा है कि आप कभी बनारस आके देखिए, तो यहाँ पर एक मकान के बाहर लिखा हुआ है, यही वो गुफा है जहाँ तुलसीदास ने बैठ के विनय पत्रिका लिखी। गुफा का आशय ये है, क्लियर हो गया ना। तो वैसी एक गुफा दोषी और हुसैन ने मिलकर बनाई थी, जिसका नाम रखा गया था दोषी हुसैन गुफा। फिर एक दौर आया, ये मेरे ख्याल से 89-90 की बात है, जब सारे पेंटिंग्स सब कुछ जलाए जा रहे थे उनके। तो उस वक्त मैं और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है रामचंद्र गांधी जी, बहुत अच्छे विचारक थे जिनका निधन हो चुका है गांधी जी के परिवार से। वो इंग्लिश में और मैं हिंदी में लगातार लेख लिख रहे थे उस वक्त, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे क्या है उन पेंटिंग्स में, क्यों न आप जो जला रहे हैं क्यों आप न मत जलाइए, इस बात को रोकने की, जो हमारे वैंडलिज्म हो रहा था हमारे समाज में, इसको रोकने के लिए कर रहे थे। मैं न्यूज़पेपर में था ही। उस वक्त मैंने एक उदाहरण दिया था, हुसैन की एक पेंटिंग है जिसमें आधा शेर है और आधा एक स्त्री है, जिसके बारे में ये आरोप था कि एक बीस्ट जो है वो महिला के साथ पॉपुलेशन की पोजीशन में है। इसको मैंने समझाया था कि इसमें दो चीज देखने की बात है। पहली तो बात है कि उन्होंने इसका टाइटल दिया है शक्ति। तो शक्ति को जब उन्होंने स्त्री के रूप में बनाया, तो बनाने के बाद आधे के बाद से वो शेर हो गया है। वो इसलिए कहा कि हम मनुष्य तक कैसे सीमित रखें शक्ति को, पूरी प्रकृति में ले जाते हैं, प्रकृति में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शेर है ऐसा माना जाता है। इसलिए उन्हें आधा स्त्री का ड्रॉ करने के बाद बाकी के आधे को शेर बना दिया। ये तो कंटेंट हमने बताया कि इसलिए ऐसा है, वो प्रकृति को रूपायित करता है। दूसरी जो बात थी जो अब यहाँ पर गंभीर हो जाती है, वो ये कि मैंने बताया कि आप लोग गौर से देखिए कि हुसैन ने एक ही लाइन से बनाया, मतलब जहां पर आपकी स्त्री खत्म होती है आधी, और जहां से शेर शुरू होता है वो लाइन कंटिन्यू कर रहा है। तो ये जो कंटिन्यूटी है लाइन की, वो बताता है कि हमारे कॉस्मोस में, हमारे भीतर दोनों ही जगह पर चेतना की कंटिन्यूटी है, कॉन्शियसनेस की कंटिन्यूटी है, इसमें एक प्रवाह है। जैसे सांस में हम लोग उसके प्रति कभी भी अलर्ट नहीं रहते, अगर प्रवाह में होगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम किया जाता है, प्राण को आयाम दिया जाता है। तो जैसे सांस में एक प्रवाह है, उसी से चेतना में एक प्रवाह है, और चेतना से बढ़ के कुछ नहीं है। हम भी चेतना है, बस जहाँ अशुद्ध है इसलिए जीव हो गए हैं। शुद्ध होते ही वो परब्रह्म है ना। तो शुद्ध चेतना में जो कंटिन्यूटी है, प्रवाह है, एक धारा है, वो धारा प्रवाह जब आप जीव बन के कुछ रचते हैं, उसमें यदि आता है तो माँ सरस्वती की कृपा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब आपने पहले इतने अच्छे रोचक तरीके से बताया, उसको गंभीर जब किया तो भी वो रोचक ही रहा। और ये आपका एक हुनर है कि आप गंभीर, हम हमेशा कहते हैं कि आप गंभीर विषयों को भी इतनी सरलता से समझाते हैं कि वो गंभीर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है, और उस वो समझ में भी आता है। तो समझ में जो आता है वो सरलता से समझ में आता है। ये आपकी और अंत विशेषता है। और अंत में, जैसा कि मैं इधर 2-3 बार से आपको बार बार टोक रहा हूँ, अंत में एक लाइन जोड़ देता हूँ। जैसे पिछली बार जोड़ा था कि इंटेंशन के बारे में मैंने जोड़ा था, उसमें ये कि सौंदर्य जो होता है वो सिर्फ ऊपर से नहीं होता है, वो अपीयरेंस होता है, और वो हमेशा डिसेप्टिव होता है, मतलब उसमें धोखा होता है। जैसे ब्लूनेस ऑफ द स्काई, आकाश नीला दिख रहा है, तो वो रियलिटी नहीं है, वो अपीयरेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूशन है, आंखों का भ्रम। वैसे ही जो ब्यूटी होता है ना, जो अगर कोई चीज देखने में लग रहा है कि लिखा बहुत अच्छा गया है, बिना पढ़े हमने कह दिया बहुत अच्छा है, तो वो अपीयरेंस, वो ज्यादा देर तक ठहरेगा नहीं। और जब व्यक्ति को अगर इसका एहसास हो जाए कि हम सुंदरता से किसी को नहीं, किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं, पाठक का या श्रोता का या दर्शक का,
तब वो जो करता है वो तो तपस्या होती है। इसलिए लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि कुमार संभवम पढ़ने के लिए कालिदास का, कि जब पार्वती जी को पता चल गया कि वो अपने सौंदर्य से शिव को नहीं पा सकती, क्योंकि उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया है, तो काम से संबंधित, रति से संबंधित जो कुछ भी चीजें हैं, एक स्त्री की ब्यूटी, उससे वो शिव को नहीं प्राप्त कर सकती। तो उन्होंने हिमालय में जाकर तपस्या की और तब प्राप्त किया था शिव। तो जब सौंदर्य जहां पर खत्म होता है, तब तपस्या का सौंदर्य आता है, ये कालिदास जी कहना चाहते हैं। और उनकी माँ जो थी तो हिमालय की ही बेटी थी, तो मैना जो कि उनकी माँ थी, उन्होंने कहा था कि जैसे शिरीष का फूल होता है, बहुत हल्का होता है, ऑरेंज रेड कलर का, शिरीष के फूल पर भंवरा बैठता है तो उसी से वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, भार को बस वहन करता है। लेकिन कोई दूसरी चिड़िया आ जाए तो उसका भार वहन नहीं कर सकता, जैसे शीर्ष का फूल। वैसे ही तुम जिस तरह के घर में पली बड़ी बड़ी हुई हो, तुम ये इतना कठोर तप नहीं कर पाओगे, ऐसा उन्होंने उनकी माँ ने हतोत्साहित भी करना चाहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या किया। ये जो अभ्यास की बात आती है ना, अभ्यास अपने आप में एक तपस्या है, एक योग है। तो बोलते बोलते लिखते लिखते होता है, जैसा कि आप में हुआ है। ये मैंने अंत में जोड़ा। सचमुच आप धन्य हैं। और प्रवाह यहाँ भी दिखा, लिखने में भी दिखता है, और सुनने में भी है हम लोगों के। जब आपको सुनते हैं तो हम धारा प्रवाह ही सुनते हैं। ऐसा कभी मन नहीं करता है, अगर आपका रिकॉर्डेड भी सुने, कि इसको बंद करके छोड़ो और बाद में सुनेंगे, ऐसा कभी मन नहीं होता है। तो मित्रों, ये एक बड़ा रोचक सा विषय मुझे लगा था। आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके, मैसेज बॉक्स में। और इस अंक के लिए गौतम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद आनंद।